फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल पे मैं 12th का जो सीजी बोर्ड है उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैं सिलेबस पूरा कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आज पहला क्लास है इस पर, तो आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसी तरीके से 10th का भी मैंने मैथ्स और उस पर जो विज्ञान है उस पर भी वीडियो अपलोड करूँगा। तो आज जो पढ़ा रहा हूँ मैं वो प्रिज्म चैप्टर है, ठीक है, फिजिक्स में। तो उसमें मैं कुछ डिस्कस कर चुका हूँ, जो वीडियो अपलोड धीरे धीरे अपलोड हो जाएगी। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वह है आपका वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण में किस कारण से होता है और क्या है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण में मैंने बताया था कि अगर हम किसी प्रिज्म पर, जब किसी प्रिज्म पर किसी छिद्र से श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश आपतित करते हैं, सूर्य का प्रकाश आपतित करते हैं और उससे जब अपवर्तित हो जाता है प्रकाश किरण, और आपतित होने के पश्चात, अपवर्तित के पश्चात जब निर्गत होता है किरण, तो निर्गत होने पे जब हम पर्दे पर उसको प्राप्त करते हैं तो अपने वही 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इस तरीके से जब किसी श्वेत प्रकाश को या सूर्य के प्रकाश को किसी छिद्र से होते हुए प्रिज्म पर आपतित करते हैं और जो निर्गत किरण हमको प्राप्त होता है उसको पर्दे पर जब प्राप्त करते हैं तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, ये ऑलरेडी शायद 6 है, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इस तरीके से इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये वर्ण विक्षेपण तो हो गया, लेकिन ये इसका कारण क्या होता है। इसका कारण ये होता है कि जब हमारा ये प्रकाश है, आपका प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य प्रकाश है और ये क्या है, पर्दा है, ये पर्दा है, हुआ है आपका, ये प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। और यहाँ पे जो आपका जो रेड बैगनी होता है वो सबसे नीचे होता है और रेड वाला क्या होता है, सबसे ऊपर होता है। ठीक है, जो आपका स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें जो लाल रंग होता है सबसे ऊपर होता है और बैगनी नीचे होता है। कारण बताता हूँ कि कारण ऐसा क्यों होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसी प्रिज्म से इसलिए होता है क्योंकि जो प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे लाल रंग के लिए और बैगनी रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक सबसे न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। उसी प्रकार से प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए जो विचलन होता है अधिकतम होता है और लाल रंग के लिए क्या होता है, न्यूनतम होता है। इस वजह से लाल रंग पर्दे के सबसे ऊपर पाया जाता है और बैगनी रंग का जो स्पेक्ट्रम होता है सबसे नीचे होता है। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण का कारण आप लोग यही लिखेंगे कि जब सूर्य प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सभी के लिए अलग अलग होने के कारण वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसमें लाल रंग सबसे ऊपर होता है और बैगनी रंग सबसे नीचे होता है। लाल रंग का जो विचलन होता है सबसे न्यूनतम होता है और बैगनी रंग का जो प्रिज्म का पदार्थ का विचलन जो होता है सबसे अधिक होता है। उसी तरीके से बैगनी रंग का जो आपका पदार्थ का अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। और इसके बीच के जो रंग होते हैं उनके पदार्थ के अपवर्तनांक और जो विचलन होते हैं इनके मध्य ही होते हैं। ठीक है, इनके मध्य ही होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपका जो बैगनी होता है, फिर लाल रंग होता है। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे करके भी याद कर सकते हैं, मैं जानवी हैप्पी नाला। तो इससे क्या हो जाता है, आपका ये पहला हो जाता है बैगनी रंग हो जाता है, दूसरा क्या होता है जामुनी हो जाता है, तीसरा हो जाता है नीला हो जाता है, चौथा हो जाता है हरा हो जाता है, पांचवा क्या हो जाता है पीला हो जाता है और छठवां जो होता है नारंगी हो जाता है और सातवां जो होता है लाल रंग हो जाता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो लाल रंग सबसे ऊपर होता है, फिर लास्ट वाला क्या होता है, बैगनी होता है। इसका जो विचलन होता है डेल का मान सबसे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, बाकी रंगों की तुलना में क्या विचलन और अपवर्तनांक भी क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक, डेल और म्यू ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है और ये क्या है, विचलन है। उसी तरीके से लाल रंग के लिए जो म्यू और डेल का मान होता है बाकी रंगों की तुलना में क्या होता है, मिनिमम होता है, सबसे न्यूनतम होता है। सो आई होप इसमें कहीं पे आप लोग को डाउट नहीं होगा।
प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र कैसे निकालना है मैं आपको बता देता हूँ। बस आपको जैसा बता रहा हूँ वैसा राइटिंग करना है और समझना है, ठीक है। उसी तरीके से एग्जाम पे भी फॉलो करना है। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि जो प्रिज्म होता है उस पर हम अगर प्रकाश को आपतित करते हैं तो कैसे निर्गत होता है, ठीक है। पहले अगर हम मान लेते हैं जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके हिसाब से ही आप जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं उस पर आपको लिखते जाना है। पहले हमने ABC एक परिच्छेद प्रिज्म बनाया, ठीक है। एक ABC परिच्छेद का एक प्रिज्म है जिसमें परिच्छेद का मतलब ये होता है कि जिससे हम रेखा खींच सकते हैं। जैसे इस पे रेखा खींच सकते हैं, A से भी रेखा खींच सकते हैं और C से भी रेखा खींच सकते हैं। तो ये क्या है, ABC एक परिच्छेद है। तो ABC परिच्छेद का एक प्रिज्म बनाया जिसमें AB क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है और AC क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। ये दोनों क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ मतलब ये होता है कि ये क्या होता है, इससे प्रकाश जो होता है अपवर्तित होता है, ओके। और BC क्या है, यहाँ पे आधार है, प्रिज्म का आधार है। और यहाँ पे प्रिज्म A क्या है, प्रिज्म का कोण है, ठीक है। तो जब हम इस पर क्या करेंगे, प्रकाश को आपतित करेंगे। मान लेते हैं कि PQ प्रकाश आपतित हुआ, इसका नाम P और Q है। PQ प्रकाश आपतित हुआ और आपतित होने के पश्चात ये अपवर्तित होकर QR मार्ग का अनुसरण करता है। ये क्या है, अपवर्तित किरण है। आपतित किरण क्या है आपका, ये आपका आपतित किरण है, आपतित किरण, ठीक है। ध्यान से देखो, ये क्या है, PQ आपने क्या किया, एक प्रिज्म पे आपतित कर दिया किरण, ठीक है। अब वो अपवर्तित होके क्या किया, क्योंकि ये विरल माध्यम से मतलब वायु से सघन माध्यम प्रवेश करने के कारण वो क्या हो गया, प्रकाश ये जो किरण था वो क्या हो गया, अपवर्तित हो गया। और अपवर्तित होने के पश्चात QR मार्ग का अनुसरण किया। ये मार्ग है ना QR, ठीक है। QR मार्ग का अनुसरण किया तथा सघन माध्यम से, ये सघन क्या है, सघन क्या है, ये प्रिज्म है, ये कांच का एक प्रिज्म है जिसमें वायु नहीं है। तो क्या हो गया, वो माध्यम सघन माध्यम हो गया और बाहर वाला क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपतित किरण PQ किए प्रिज्म पर और अपवर्तित होने के पश्चात QR मार्ग का अनुसरण किया तथा सघन से विरल माध्यम प्रवेश करने के कारण वो क्या हो जाता है, आधार की ओर फिर से झुक जाता है अपवर्तित होकर, ठीक है। तो ये किस मार्ग का अनुसरण करता है, RS मार्ग का अनुसरण करता है। ये आपके बुक में नाम इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, बिंदु Q से एक अभिलंब, बिंदु Q से होते हुए एक अभिलंब खींच दिया, इसका नाम M रख दिया और इसका नाम, और इसी तरीके से बिंदु R से होते हुए एक अभिलंब खींच दिया और इस कटान बिंदु को क्या नाम दे दिया हमने, O नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, O नाम दे दिया। जो आपतित किरण है और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसका नाम क्या रख दिया, I1 रख दिया। निर्गत किरण है और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसको क्या नाम रख दिया, I2 रख दिया, ठीक है। अपवर्तित किरण है और अभिलंब, ये अपवर्तित किरण है ना, ये वाला मार्ग है और इस अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसको नाम रख दिया R1, ठीक है। और ये वाला का जो है वो भी क्या हो जाएगा, R2। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। सो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले यहाँ पे दर्शा लीजिए कि जो आपतित किरण होगा, आपतित किरण उसको किससे डिनोट करोगे आप, I से। और अपवर्तित किरण किससे डिनोट करोगे, अपवर्तित किरण को किससे डिनोट करोगे, R से। समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनाते जाए वैसे वैसे आपको रचना में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, प्रिज्म का कोण है। ध्यान देना कि यहाँ पे जो प्रिज्म है एक समबाहु त्रिभुज की तरह कार्य करता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि टोटल जो आपका त्रिभुज का मतलब कोणों का जो योग होता है 180 अंश होता है, मतलब कि सभी कोण 60-60 अंश के होंगे। मतलब ये वाला भी क्या होगा, 60 अंश का होगा। और प्रिज्म का कोण किसको बोलते हैं, A को बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे ख्याल से रचना हो चुका है। अब इसमें हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो रचना में आपको क्या लिखना है, चलिए रचना बताता हूँ, लिखो आप लोग। रचना में लिखें। हाँ, ABC परिच्छेद का एक प्रिज्म लिया, ABC परिच्छेद का एक प्रिज्म लिया जिसमें अपवर्तक पृष्ठ AB और AC हैं, जिसमें अपवर्तक पृष्ठ AB और AC हैं तथा आधार
हाँ, जिसमें प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ क्या है, AB है और AC है। अपवर्तक पृष्ठ क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, प्रकाश अपवर्तित हो जा रहा है इसे टकराने के बाद, ठीक है। तथा प्रिज्म का आधार BC है, प्रिज्म का आधार BC है, ठीक है, याद हो गया। अब इसमें आप लोग लिखो कि अपवर्तक पृष्ठ AB पर, अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित किरण PQ है, आपतित किरण PQ है, जो विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करने के कारण विरल QR मार्ग का अनुसरण करता है, QR मार्ग का अनुसरण करता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने के कारण निर्गत किरण RS मार्ग का अनुसरण करता है। बिंदु Q से होते हुए एक अभिलंब MO खींचा, हाँ यहाँ पे नाम याद रहेगा, हाँ लिखो, बिंदु Q से होते हुए एक अभिलंब MO खींचा, MO नहीं M खींचा, ठीक, अभिलंब M खींचा, O को काट दो, तथा बिंदु R से होते हुए एक अभिलंब N खींचा, एक अभिलंब N खींचा, ये अभिलंब है, ठीक, जो बिंदु O पर कटते हैं, जो बिंदु O पर कटते हैं। यहाँ पे लिखो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण I1, यहाँ पे लिखो कि आपतित किरण नहीं, आपतन कोण लिखो, आपतन कोण I1 तथा निर्गत कोण I2 है। जैसा स्ट्रक्चर बनाते हो वैसे आपको रचना में लिखना है। तथा अपवर्तक कोण क्या क्या है, R1 और R2 है। तथा ये देखो, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर और निर्गत किरण को और आगे की ओर बढ़ाने पर जिस बिंदु पर कटते हैं उसका नाम T होता है, और उस पे बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, विचलन डेल से डिनोट करते हैं। जिस पे बनने वाला कोण डेल विचलन होता है, जिस पे बनने वाला कोण डेल विचलन होता है। कैसी होती है रचना को मैंने लिखा दिया, उत्पत्ति कैसे होती है। उत्पत्ति में देखो ध्यान से, उत्पत्ति में आपको स्ट्रक्चर क्या दिखाई दे रहा है, आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम U रख देते हैं, ठीक है, कोण UTS बराबर, ठीक है, UTS। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, विचलन निकालना है। क्या निकालना है, विचलन निकालना है। तो ध्यान देखो, UTS से, इस T से, ये T वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन रहा है, TQR। ये बीच वाले का मतलब क्या होता है, यही कोण है, क्या है, यही कोण है। इस UTS का मतलब क्या है कि ये कोण क्या है, T है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, ये क्या बन रहा है, T Q और R, ये बन रहा है ना। मतलब कि ये जो आपका एंगल इसकी वजह से बना है, इनका प्लस क्या होगा, इसके बराबर होगा। मतलब कि आपका एंगल Q और प्लस एंगल R। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसे नाम तुम लोग कर सकते हो TQR और TRQ, इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इसको, कोण TQR और TRQ। इसको समझाने के लिए मैं वो ऐसे बोल सकता हूँ, कोण T हो जाएगा, 9वीं या 10वीं पढ़े होगे, कोण Q हो जाएगा और कोण R हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि जो बाहर का कोण बन रहा है, ये विचलन का जो मान है, ये कोण T का मान क्या है, कोण T का मान क्या है, दे दिया है, वो किसके बराबर होगा, कोण Q और कोण R के बराबर। बन रहा है स्ट्रक्चर ये वाला UTS करके, ठीक है, UTR करके, इसकी वजह से क्या बना हुआ है, Q और R इससे कंबाइंड है, इस वजह से इनका जोड़ जो होगा, इन दोनों का जो जोड़ होगा इसके बराबर होगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, UTS से स्टार्ट करना है, जिसमें जो कोण T बनेगा, ये वाला UTS, उन दोनों के कंबाइंड होने से इसके बराबर होगा। मतलब अगर ये 60 अंश का मान है तो इसका क्या मान आएगा, 120 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका उत्पत्ति है, ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। आपके पास अगर 100 रुपये है, ठीक, आपके पास कितना 100 रुपये है, उसमें से 50 रुपये खर्च कर दिए तो 100 में से 50 घटाते हो ना। उसी तरीके से यहाँ भी इस भाई के पास भी 100 रुपये है और 50 रुपये खर्च हो गया तो 100 में से 50 घटाते हो ना। तो इस तरीके से दोनों को क्या कर देंगे, घटा के जोड़ देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, I1 से R1 को घटाएंगे, I1 से R1 को घटाएंगे, मतलब बाहर से अंदर को घटाएंगे तो आपका निकल जाएगा, प्लस I2 से R2 को घटा देंगे। कुछ समझ में आया, ठीक, ये आपका विचलन हो जाएगा, इसी को आपको निकालना है। अब यहाँ पे देखो,
इस ब्रैकेट को खोल दो, I1 प्लस में है और I2 प्लस में है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसके साथ रख दिए, माइनस R1 है और R2 है, बाहर निकल गया जैसे क्या हो गया ये प्लस। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये माइनस बाहर निकल गया, ये R1 और ये माइनस बाहर निकल गया तो प्लस हो गया R2। ठीक है, R1 और R2 का मान कितना होता है? R1 प्लस R2 का मान जो होता है प्रिज्मा के कोण A के बराबर होता है। ठीक है, प्रिज्मा के कोण A के बराबर होता है इनका योग। ठीक, सो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 बराबर माइनस A हो जाएगा। इसको समीकरण क्या रखो, 1 रखो। ओके, अब हम चलते हैं चतुर्भुज में। ये आपका स्ट्रक्चर, नेक्स्ट जो स्टेप होगा आपको स्ट्रक्चर देखना है क्या, सॉरी आपका क्या बना हुआ है, A फिर Q फिर O फिर R, Q O और R। इसमें दो स्ट्रक्चर देखना है आपको, पहला TQUTR का देखना है, उससे रिलेटेड जो दो जो जुड़े हुए हैं इनका योग होता है इस कोण के बराबर। ठीक है, यहाँ तक समझा गया। इसके बाद मान रखे दिए ये आ गया। और दूसरा स्ट्रक्चर ध्यान देना है AQOR, ये जो आपका चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, ठीक, इस चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, 360 अंश। तो बोलेंगे कि चतुर्भुज AQOR में क्या होगा, कोण A प्लस कोण Q, कोण A प्लस कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण R, कोण O प्लस कोण R बराबर 360 अंश। ठीक, कोण A का मान रहने दो अभी, Q का मान कितना है यहाँ पे, Q का मान अभिलंब है ठो, ये देखो ना, ये 90 अंश में है। ये जो है इस बिंदु Q पर क्या है खिंचा हुआ, इस पे खिंचा हुआ है ऐसे रेखा दिखाई दे रहा है, मतलब ये 90 अंश में है और ये भी क्या है 90 अंश में है। मतलब Q और R का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण O प्लस R का मान कितना है 90 डिग्री बराबर 360 अंश। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सिर्फ हमको कोण O का मान निकालना है, इस O का मान। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये 90 और 90 प्लस होकर कितना हो जाएगा 180 60 अंश। ये क्या है कोण वो है 180 उस पर चला जाएगा और कोण O बचेगा 360 माइनस कितना हो जाएगा 180 अंश। समीकरण क्या हो जाएगा 2। कोण O का मान इसका निकालना है। जो मेटल बना हुआ है इस O का मान कितना होगा, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। हम इसमें से उठा लेते हैं चित्र किसको, O और क्या उठा लेते हैं Q और R, R1 दिया है और ये क्या दिया है R2 दिया है, इसका मान निकालना है। तो कोण QR या QOR में क्या होता है, कोण ये वाला क्या है ना, कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण O, कोण Q प्लस वही निकाल दिया हूँ अलग से। ठीक है, तो कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण R बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण Q का मान और कोण R का मान, सो ये कोण Q और कोण O का मान, सॉरी कोण R का मान कितना है R2 है ना। कोण Q का मान कितना है R1 और इसका मान R2 है, और कोण O का नहीं मान पता है 180 अंश। इसको भेज दो दोनों को पक्षांतर उस पार करके, तो कोण O बराबर क्या आ गया 180 माइनस R1 प्लस R2 कोष्टक में। समीकरण ये आ गया 3। ठीक है, तो कोण O का मान कहाँ रख देंगे, इसमें समीकरण 2 में। ठीक है, अब समीकरण 2 से ठीक, A का मान कितना दिया है नहीं पता, O का मान कितना दिया है 180 माइनस R1 प्लस R2 बराबर 180 अंश। ये प्लस का 180 और प्लस का 180 दोनों कट गए, 0 आ गया इधर है ना, तो ये माइनस वाला उधर जाके प्लस का हो गया, क्या हो गया R1 प्लस R2। सो इस A का मतलब है प्रिज्म A बराबर प्रिज्म का कोण R1 प्लस R2 के बराबर होता है। ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद यहाँ पे जो आपको डिस्कस करना है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में
I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा, I के बराबर। डेल एम बराबर क्या होता है, I1 प्लस I2 माइनस ये विचलन दिया हुआ है। डेल एम किसी मोटे प्रिज्म के लिए I1 और I2 का मान दोनों क्या है, I है, माइनस ए, ये 2I हो गया। डेल एम प्लस ए हो गया, हुआ है ना, बराबर कितना बचेगा 2I। अब ये 2 वाला है यहाँ पे पूरा इधर आके भाग में, तो I बराबर, ठीक, इस I का मान राइट कर लेना। सो उचित तरीके से न्यूनतम विचलन की स्थिति में R1 और R2 का मान क्या हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। तब ये जो A का मान आया था तब A बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 है तो R प्लस R हो जाएगा। A बराबर क्या हो जाएगा 2R, ये 2 गुणा में इधर आके R का मान भी कितना आ गया, A/2, ये 5 हो गया। सो हम जानते हैं स्नेल के नियम से किसी भी प्रिज्म का अपवर्तनांक का जो होता है साइन I बटे साइन R होता है। हमारे पास I और R का मान पता है, रख दो, तो क्या होगा, म्यू बराबर साइन I का मान कितना दिया है, डेल एम प्लस A/2, डेल एम प्लस A/2। उसी तरीके से साइन R का मान कितना देता है, A/2। सो ये प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र आ गया। ये अभिष्ट व्यंजक है, लिख देना, ठीक है, व्यंजक है किसका, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है ये, साइन डेल एम बटे A/2, ठीक है। सो इसी तरीके से जो वीडियो है सारे टॉपिक पे बनेगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से केमिस्ट्री का वीडियो भी अपलोड होगा।